नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हद तो ये, अब पाकिस्तानी फौज हमारी सेना पर ही निशाना नहीं साध रही, बल्कि उनकी बंदूकों और मोर्टार का रुख हिंदुस्तान की सीमा से सटी जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर उनकी तरफ भी हो गया है। हर रोज गोले दागे जा रहे हैं और नतीजा, हमारे जवान तो शहीद हो ही रहे हैं, आम लोगों की भी जानें जा रही हैं, उनके घर बार तबाह हो रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब वो मोदी दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं जो पिछली सरकार को पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर बात करने की सलाह दिया करते थे, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें करते थे। आज विपक्ष यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर कहां गया नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, जिस तरह से पाकिस्तान मसले पर खामोश नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और हरियाणा की चुनावी रैली में व्यस्त है, सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या गंभीर मुद्दों को छोड़कर मोदी राज्यों की राजनीति में जुट गए हैं। पाकिस्तान के हमले पर चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री मोदी? सवाल मोदी की रैली पर निशाना साध रही विपक्षी पार्टियों से भी। क्या नरेंद्र मोदी की रैलियों से घबरा गए हैं विरोधी? तमाम सवालों पर चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या हम इतने दुर्बल हैं? क्या हम इतने वीक हैं? क्या हम इतने कमजोर हैं कि आए दिन हमारे पड़ोसी आकर के जो चाहे वो हमारे साथ करते रहें और हम हाथ में हाथ रख करके, आंख बंद करके, मुंह पे ताला लगा करके इन सारी चीजों को झेलने के लिए इस देश को मजबूर करते रहे? जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दो बयानों को गौर से सुनिए। इतना ही नहीं, इन दो बयानों के मर्म को भी समझिए। एक बयान लोकसभा चुनाव के वक्त का है, तो दूसरा बयान महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान का। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन दो बयानों को क्यों सुना रहे हैं। आपका सोचना सही है, क्योंकि सवाल यही है कि क्या मोदी की कथनी और करनी में अंतर आ गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान पर आग उगलने वाले मोदी आज 48 घंटे से एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग और लोगों की मौत पर चुप क्यों हैं? विरोधी पूछ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते क्या नरेंद्र मोदी का फर्ज नहीं बनता कि सरहद पर बेकसूर भारतीयों की मौत के जिम्मेदार पाकिस्तानियों को जल्द से जल्द सबक सिखाया जाए। लेकिन धुआं चुनाव प्रचार में मशगूल नरेंद्र मोदी मौन साधे हुए हैं। इसलिए ठाकरे भाइयों ने भी मोदी पर जमकर हमला बोला है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी की तुलना औरंगजेब के सेनापति अफजल खान से करके मामले को गरमा दिया है, तो वहीं एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने मोदी की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि सीमा पर भारतीय मारे जा रहे हैं और मोदी हरियाणा और महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि वो 15 दिन के लिए अपने दफ्तर को बंद करके चुनाव प्रचार करते घूम रहे हैं। कांग्रेस ने भी मोदी पर हमला बोला है। न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ खास बातचीत में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री अपना कामकाज छोड़कर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा में पैनिक है। उनको पता है कि अगर मोदी को नहीं घुमाएंगे वो, तो शायद उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है जो जिता सकेगा पार्टी को, तो वो अपनी रणनीति कर रहे हैं। उसमें मैं तो कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी असेंबली चुनाव में प्रधानमंत्री अपना सारा कामकाज छोड़ के अपनी पार्टी को जिताने में इतनी सारी समय महाराष्ट्र में बिता रहे हैं, इसका मतलब भाजपा को चिंता है कि शायद नहीं जीत पाएंगे। वहीं बीजेपी को लगता है कि मोदी की लोकप्रियता और रैलियों से विरोधी घबरा गए हैं, इसलिए बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी तो सत्ता में आने जा रही है और निश्चित तौर से इस तरह की उनकी हताशा इस बात का प्रतीक है कि चुनाव के आने से पहले ये लोग हार मान चुके हैं, कांग्रेस हो या और लोग हो। इसलिए जो है हमारा मानना है कि हम महाराष्ट्र में भी
और हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि एक तरफ पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर आम भारतीयों को मौत के घाट उतार रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में मौन साधे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि गंभीर मुद्दों को छोड़कर नरेंद्र मोदी क्या राज्यों की राजनीति कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता बदल गई है? बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राज कादियान साहब हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपसे भी बातचीत होगी। और रामकृपाल सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और संबित पात्रा साहब, पहला सवाल आपसे ही है, आप लोगों के लिए क्या ज्यादा बड़ा है, पार्टी या फिर देश? अगर आप इसका जवाब हां या ना में दें, या आप एक वाक्य में दें, तो मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, पार्टी या देश? स्वाभाविक रूप से हमारे लिए देश बड़ा है, तभी तो देश की जनता ने हमें देश चलाने के लिए चुना है। तो इसी से अगर मेरा सवाल बड़ा नहीं होता तो देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनती ही नहीं। पात्रा जी, अब मेरा अगला सवाल है, अगर देश बड़ा है, पाकिस्तान की जो सरहद है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद, वहां जो कुछ हो रहा है उस पर नरेंद्र मोदी साहब खामोश हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में घूम घूम कर चुनावी भाषण दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए वहां सत्ता में आना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। नहीं, पहली बात है कि जो बाकी लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं उनके दिल में झांक के देखिए, उनको चिंता नहीं है कि बॉर्डर में क्या हो रहा है। वो तो हम पहली बार ऐतिहासिक कदम बॉर्डर में उठा रहे हैं। क्या उनको चिंता है कि अरे ये मोदी जी आ गए, अब हमारा क्या होगा, हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। बॉर्डर पे ऐतिहासिक कदम क्या उठाया आपने संबित पात्रा साहब? भाषण 1971 के बाद ये पहला मौका है जब संघर्ष विराम का इतने बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है और अब तो आम नागरिक मारे जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों की तरफ बंदूकों की गोलियां आ रही हैं पाकिस्तान से। वही बता रहा हूं। आज आपको ध्यान होगा, चंद घंटे पहले सरताज अजीज, जो कि पाकिस्तान डिस्पेंसेशन के एडवाइजर हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि कृपया करके हिंदुस्तान सीज फायर वायलेशन और जिस प्रकार से बॉर्डर में आक्रमण हो रहा है उसे रोके। किस कदर से पाकिस्तान आज घबराया हुआ है, जिस प्रकार से वहां रिटेलिएशन किया है हिंदुस्तान की जवानों ने, BSF फोर्स ने और इस सरकार ने, पाकिस्तान बिल्कुल थरथरा गया है। अगर पाकिस्तान ने गुस्ताखी की सीज फायर वायलेशन का, तो जो जवाब हम देंगे पाकिस्तान ने कभी अपने इतिहास में सोचा भी नहीं होगा। और बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब जो कंटेक्स्ट है हिंदुस्तान में वो बदल गया है। कोई कमजोर सरकार नहीं है जो जवाब नहीं देगी। आपने अखिलेश प्रताप सिंह जी बिल्कुल पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो थरथरा रहा है। वो खाली हरियाणा और महाराष्ट्र सुन रहे हैं, उनको कुछ नहीं दे रहा है। देखिए है क्या, वो तो यहाँ पे दिख रहा है वो कांप रहा है और उसको निमोनिया टाइप का बुखार हो गया है, ये तो लोग बता ही रहे हैं। चक्कर में क्या है कि प्रधानमंत्री PM बन के ना EM बन जाए। आप बताइए आपका वायरस कहाँ है, कब आएंगे आपके वायरस? थोड़ा सा धीरज रख लेंगे, थोड़ा सा धीरज रख लेंगे तो हम भी कुछ कह लेंगे। अगर आपको कुछ बाकी हो तो आप कह सकते हैं। हाँ, रखेंगे। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब से 56 इंच वाले हमारे माननीय साहब चौकीदार साहब आए हैं, देश की चौकीदारी चुनाव में जो मांगते थे, तो जब से आए हैं तब से दिख रहा है। इसमें बहस की गुंजाइश नहीं बचती है सीमा पे जब कुछ होता है। तो हमारे सारे भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि अमेरिका को घुटनों के नीचे करके आ गए, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, पाकिस्तान के इंटरनल हालात इतने खराब हो गए हैं। ये सारे हालात बयां किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी गुस्ताखी देखिए, कंटिन्यूअस गुस्ताखी करता जा रहा है। लेकिन और यहाँ तक कि अब वो रिहायशी इलाकों में। अखिलेश जी, जब आप ये बात कहते हैं तो सवाल आपसे भी है, ये जो गुस्ताखियां हो रही हैं पहले भी होती रही हैं, ये पहला वाकया, पहला मौका नहीं है। और कहीं ना कहीं जब आप लोग सरकार में लंबे वक्त तक रहे, उस दौरान ही सॉफ्ट स्टेट के तौर पर भारत की छवि बनी, और शायद ये एक बड़ी वजह रही है कि जो हमारा पड़ोसी है वो आंखें दिखाता है। कभी नहीं बनी है, ये गलत कह रहे हैं आप जनाब, आप गलत कह रहे हैं। भारत की छवि कभी सॉफ्ट स्टेट बन के नहीं रही है। आप खोबरा गढ़े भूल गए, आप जो है ये हमारे 2 जो पकड़े गए थे नेवी के अफसर इटली के भूल गए, या पाकिस्तान को भूल गया 26/11 के बाद पकड़े गए थे। वो तो दिवाली मनाने चले भी गए थे, क्रिसमस मनाने, दिवाली मनाने कभी नहीं बने जाते थे। नहीं। और जब भी कोई बात हुई है, इस देश का नेतृत्व बोला है
रोजाना देश का नेतृत्व बोला है, ठीक है, सिर्फ बोला गया, किया नहीं गया। और यही आरोप नरेंद्र मोदी जवाब दिया, एक मिनट, मेरे साथ राज काद्यान यहां पर मौजूद है। एक मिनट, समित पात्रा जी, राज काद्यान साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप खुद फौज में रहे हैं। राज काद्यान साहब, नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी, आपको लगता है कि उस तरफ हम बढ़ रहे हैं? माकूल जवाब जो पाकिस्तान को देना चाहिए उस तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्यों आखिर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? संघर्ष विराम का इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले उल्लंघन नहीं हुआ था, ना इतनी जाने गई थी सरहद पर। देखिए, ये तो इतिहास और भूगोल की और इतिहास की एक बदकिस्मती है कि हमें ऐसा पड़ोसी मिला है जो बिल्कुल गैर जिम्मेवार है। चाहे कोई भी सरकार आए, पाकिस्तान की हरकतें वही रहती हैं। जो सवाल है, एक बड़े हास्य की बात है कि हमारे देश में हर पॉलिटिशियन 3 डिक्शनरी लेके चलता है। एक भाषा वो बोलते हैं जब वो प्रचार करते हैं इलेक्शन में, दूसरी भाषा बोलते हैं जब वो सत्ता में आते हैं, और तीसरी भाषा बोलते हैं जब वो विपक्ष में आते हैं। जी, तो ये तो मैं साइड में बात कह रहा हूं। अब तक जहां पाकिस्तान का सवाल है, हमारी सेनाएं बॉर्डर को गार्ड करने के लिए वहां तैनात हैं, और बॉर्डर को गार्ड करने के लिए जो भी उन्हें करना पड़ रहा है वो पहले भी करती आई है, चाहे कोई भी सरकार रही है, वो अभी भी करती आएगी और कर रही हैं। जहां तक मोदी जी का सवाल है कि वो प्रचार में ज्यादा लगे हुए हैं, मेरा उनके इतने प्रचार से विरोध है, लेकिन इन कारणों से नहीं जो आप कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं। पिछले 4 महीनों में उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, खासकर फॉरेन पॉलिसी में, उन्होंने दुनिया के स्टेट्समैन की छवि अपने लिए बनाई है। अभी जो प्रचार में जो भाषा उनको इस्तेमाल करनी पड़ रही है, वो अपनी छवि को खुद नीचे ला रहे हैं, वो पर्सनल अटैक में आ जाते हैं। ये एक प्रधानमंत्री की छवि। चलिए, रामकृपाल सिंह जी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी यहां पर मौजूद है। मैं आपसे सर सवाल पूछूं उसके पहले जरा दर्शकों को बताओ, नरेंद्र मोदी क्या कहा करते थे पाकिस्तान के मसले पर? फरवरी 2009 में उन्होंने कहा था कि यूपीए नेतृत्व पाकिस्तान पर एक्शन लेने में कमजोर क्यों है। दिसंबर 2012 में उनका बयान था कि सर क्रीक के मुद्दे पर पाकिस्तान से वार्ता बंद करे यूपीए। दिसंबर 2012 में ही बयान आया था कि रहमान मलिक से माफी मंगवाने की यूपीए में कुवत नहीं है। सरबजीत पर हमला यूपीए सरकार की नाकामी है, अप्रैल 2013 में यह बयान आया था। अगस्त 2013 में नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि 5 जवानों की हत्या बर्दाश्त के काबिल नहीं। मार्च 2014 में उनका बयान आया था, यूपीए सरकार सिर काटने वालों को बिरयानी खिलाती है, बिरयानी से स्वागत करती है। रामकृपाल सिंह जी, मेरा आपसे यह सवाल है, जो शख्स इस तरह के बयान दिया करता था, हमारे आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनसे क्या उम्मीद है, उम्मीद की जा सकती है इस तरह की खामोशी की, अब जबकि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं? देखिए, ऐसा है कि जब आपने ये मान रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, हर पॉलिटिशियन, कादियान जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके, कि हर पॉलिटिशियन जब सड़क पर होता है तो उसकी भाषा अलग होती है। चुनाव के लिए उसे सड़क पे जाना पड़ता है, और संसद में जब रहता है या संसद का जिम्मेदारी उठाता है तो उसकी भाषा अलग होती है। ये हर पॉलिटिशियन के साथ है, कोई इसमें मोदी जी एक्सेप्शन नहीं है। तो ये अवसरवाद तो है ना सर? नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, अवसरवाद इसको नहीं, एक आप समझ लें कि आप जब प्रधानमंत्री नहीं है तो जितना बोलना चाहे बोल लें, लेकिन जब आप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री होते हैं तो इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहुत संजीदगी के साथ बयान देना पड़ता है, क्योंकि उस बयान को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन जनता की तो वही उम्मीद रहेगी ना। अगर आप 56 इंच का सीना कह रहे हैं, मैं आप बता ये कह रहे हैं कि दिक्कत सरहद पर नहीं दिल्ली में है, तो अब आप दिल्ली में आ गए तो जनता तो सवाल पूछेगी। नहीं, देखिए, जो बेसिक सवाल आप कर रहे हैं जिस पर कोई भी नहीं आ रहा। अभी हमारे भाजपा के हमारे मित्र ने कहा कि रिटेलिएट कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि जब भी इस तरह की हरकतें होती हैं तो जो दुश्मन है उसके बारे में पूरी खबरें आती हैं कि 6 लोग उन्होंने आज मार दिया है, 3 लोग कर दिया है, और जब अपने बारे में है कि आप क्या कर रहे हैं तो सिर्फ इतना ही आता है कि हम माकूल जवाब दे रहे हैं। अब वो माकूल जवाब एक ऐसा श्लेष अलंकार है, ये बहुत पुरानी परंपरा रही है, रणनीति रही होगी, लेकिन अब वो मौका है कि देखिए, इस माकूल जवाब दे रहे हैं, इसको जरा सा डिटेल में बताना चाहिए, क्योंकि जनता सिर्फ ये सुन रही है कि हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, और आप ये कह के बच नहीं सकते हैं कि हम माकूल जवाब दे रहे हैं। अरे माकूल जवाब है क्या चीज? माकूल जवाब इसलिए जो है, ये कम्युनिकेशन गैप जो हमेशा रहता है, उसकी एक स्टडी भी होती है कि भाई हम अपने बारे में कुछ कह देंगे तो हमारे ऊपर आरोप लगना शुरू हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कहेगी कि हम भी वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन फिर भी जनता को ये बताना पड़ेगा कि आपने माकूल जवाब क्या दिया। डॉक्टर समित पात्रा, ये क्यों नहीं बता रहे हैं फिर आप लोग? क्यों इस पर क्यों पर्देदारी है?
देखिए, इसका उत्तर हर कोई जानता है। इसका उत्तर हर कोई जानता है कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में वो माकूल जवाब को एक ऑब्जेक्टिव वे में रखा नहीं जा सकता है, एक सब्जेक्टिव वे में रखा जाता है। और सब्जेक्टिव वे में यही कहूंगा कि माकूल जवाब इस बार इतना करारा है, इतना फोर्सफुल है कि सरताज अजीज खुद आके बाहर कहते हैं कि अब बस करिए, हम बहुत संबित पात्रा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, क्या आपको भी ये बात खटकती नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत के आप नागरिक भी हैं, इस नाते पूछ रहा हूं, क्या आपको यह बात नहीं खटकती कि नरेंद्र मोदी तमाम रैलियों को संबोधित कर रहे हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में, एक बार इस मुद्दे का उन्होंने जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान को लेकर एक शब्द नहीं कहा उन्होंने? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण विषय है पाकिस्तान को लेके किस प्रकार की संजीदगी इस सरकार में है, वो तो आप जमीन पे देख रहे हैं। जमीन पर तो लोग मर रहे हैं सर, जो अंग्रेजी में जमीन पर तो लोगों की जान जा रही है, वो हम देख रहे हैं। नहीं, मैं बता तो रहा हूं, सुन तो लीजिए। अरे सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। आप देखिए, सबसे पहले हमने दोस्ती की हाथ बढ़ाई, आपने झिटक दिया, पाक ऑनवॉय ने हुर्रियत से बात की तो हमने सेक्रेटरी लेवल लॉक कैंसिल कर दिया, एक सख्त संदेश भेजा। यूएनजीए के फ्लोर पे किस प्रकार से नवाज शरीफ को एक करारा जवाब दिया नरेंद्र मोदी जी ने, तिलमिलाहट में वो सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं। हमारी सारी चीजों को आप उनकी तरफ इस तरह से रख रहे हैं कि तिलमिलाहट में वो कर रहे हैं, पाकिस्तान थरथरा रहा है, डर से कांप रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी ये बातें नहीं समझ पा रहे हैं। अखिलेश जी नहीं, वो भी डर से थरथरा रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी भी और कांग्रेस परिहास की भाषा बीजेपी, क्योंकि उनको डर है कि मोदी जी जो हरियाणा और मुंबई चले गए हैं उनका क्या होगा, थोड़ा सा खामोश हो जाए। डर से थरथरा रहे हैं, उनसे भी ज्यादा मत पूछिए। चलिए अभी दिख जाएगा, बेफिक्र रहे। जो जिम्मेदारी देखिए, मनमोहन सिंह जैसे हास्य अलंकार में बीजेपी अपने आप को लाके खड़ा कर दी है, लाख थरथरा रहा हो। अच्छा, आप क्या करते नहीं? क्या अखिलेश जी, अच्छा अखिलेश जी, आप सीमा पे तो क्या बोल रहे हैं? सेंटेंस तो कंप्लीट हो जाने दे, और हास्य अलंकार हो गए, सेंटेंस तो कंप्लीट हो जाने दिया कराना जी। हमें सुन लीजिए, संबित पात्रा साहब सुन लीजिए, अखिलेश प्रताप। अरे अब आप सेंटेंस कंप्लीट भाई, मैं इस तरह से मैं जो ये हास्य अलंकार तो है ही है, क्योंकि यदि ये इतने बड़े तुर्रम खां जो बता रहे हैं कि इनके सामने वो कांप रहा है, तो ये हरकतें बंद क्यों नहीं कर रहा वो? देखिए, जनता को या इस देशवासी को लब्बे लबाब इतने से मतलब है कि पड़ोसी जो हमारा है वो गुस्ताखी न करे। यदि गुस्ताखी कर रहा तो माकूल जवाब मिले। अगर माकूल जवाब हम किसको माने? माकूल जवाब तो वही होता है कि दोबारा गुस्ताखी ना करे। तो वो माकूल जवाब क्या होना चाहिए? उसको कहां से आपके मुताबिक अखिलेश प्रताप सिंह, आप लोगों को भी सरकार में रहने का लंबा अनुभव है, उसकी इतनी हिम्मत सरकार में तो क्या करते? क्या माकूल जवाब? एक मिनट, उसकी इतनी हिम्मत, एक मिनट आनंद जी, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मोदी जी के आने के बाद लगातार वो सीज फायर कर रहा है, लगातार सीज फायर कर रहा है। नहीं, लेकिन इससे होने के बाद सीट फायर कर रहा है, बड़ी तस्वीर भी देखनी पड़ेगी। सीट फायर कर चुका है अखिलेश जी और संबित पात्रा साहब, मैं रामकृपाल सिंह जी से इस पे कमेंट लेना चाहूंगा। आने के बाद क्यों सर आपसी तूतू में और सियासत से बाहर निकलकर हमें यह नहीं देखना पड़ेगा, कांग्रेस भले ही बीजेपी को कटघरे में खड़ा करे, लेकिन वो माकूल जवाब क्या हो सकता है? पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, अगर ऐसी स्थिति में वाकई भारतीय सेना और पाकिस्तान की फौज लड़ जाए तो इसका किसको फायदा मिलेगा? वहां की क्या एक्सट्रीमिस्ट ताकतें जो है मजबूत नहीं होंगी? नहीं, देखिए, अभी संजीदा रहने की जरूरत है कि क्या माकूल जवाब? मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान का अस्तित्व ही एंटी नेशन है। वो एक भारत की बुराई करके ही वो जिंदा रहता है। वहां की फौजों के लिए भारत से दुश्मनी ही कंपोस्ट है उस फौजों के लिए, उसी पर उनका जीवन चलता है, उसी पर उनकी धाक बनी हुई है, साख बनी हुई है। जिस दिन ये चीज होगी, आप यूं समझ लें, ये उनके आप कह सकते हैं कि उनके डीएनए में है, लेकिन हमारे डीएनए में ये नहीं है। एक बड़ी डेमोक्रेसी है आपका, लेकिन ये जो बात बार बार हो रही है कि सिर्फ आप एक शब्द कह देने से काम नहीं चलेगा। जनता ये जानना चाहती है। कल तक आप कह रहे थे कि सर काट के ले गए, हमें सर वापस करो। आज जब ये खबर अखबारों में, टेलीविजन पर, रेडियो में आती है कि 6 लोग ईद के दिन मारे गए हैं, ईद की सुबह है, बिल्कुल ईद की सुबह, हम ये नहीं कहते कि आप सिविलियन पर हमला कीजिए, लेकिन कम से कम उसकी डिटेलिंग तो आप जनता को किसी तरह बताने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या किया है। क्योंकि देखिए, जब तक हम मान रहे हैं कि आपकी हमारी सेनाएं इतनी बहादुर हैं कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी होंगी, लेकिन क्या होता है कि एक पक्षी आप खबर परोसोगे और हम अपने जवाब में आप कहोगे माकूल जवाब, माकूल जवाब, तो यही लगेगा
समझेगा कि हम जो है हम लोग सह रहे हैं और वो हमको मार रहे हैं। उत्तर दे दूं? अच्छा, छोटे में जवाब दीजिए, फिर मैं राज कादियान जी के पास आऊंगा। संबित पात्रा साहब, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि हम क्या कर रहे हैं इसके लिए हमें डिस्कशन करने से अच्छा होगा पाकिस्तान के अखबारों को हम पढ़ लें, तो क्या हो रहा है वो भी बता देंगे। क्या हो रहा है आप बताइए सर, अगर पाकिस्तान के अखबार पढ़ते हो तो आप बता दें क्या हो रहा है। बता रहा हूं सुनिए। सरताज अजीज ने कहा है, जो कि आज पाकिस्तान की हेडलाइन बनी है, कि हिंदुस्तान ने उन्हें ईद मनाने नहीं दिया बॉर्डर के इलाकों में। तो स्वाभाविक रूप से कुछ तो ऐसा हिंदुस्तान आर्मियों ने सख्ती से। अरे अखिलेश जी शांत हो जाइए। ये परिवर्तन आया है पूछना चाहता मोदी जी के आने के बाद कि हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान का अखबार पढ़ना पड़ेगा। ये परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन है मोदी जी के आने के बाद। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ अखिलेश जी, ये बार बार जो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान ऐसी हरकत कर रही है, देखिए ये बड़ा परिवर्तन है। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस कह रही है चौकीदार साहब के आने के बाद पाकिस्तान के अखबारों को पढ़ना पड़ेगा इस देशवासियों को कि हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी पाकिस्तान के अखबारों से लेनी होगी। राहुल गांधी को ही पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। अजीब उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आपसे मैं बाहर निकलूंगा। और जो एक बड़ा सवाल है राज कादियान जी, क्या सिर्फ किसी एक सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? अगर भारत की छवि एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर बनी है, देखिए बहुत चौंकाने वाली बात है, सिर्फ पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं कर रहा है। संबित पात्रा जी, एक मिनट सर, आता हूं आपके पास। चीन के राष्ट्रपति हमारे देश में मौजूद होते हैं, उसी दौरान चीनी सैनिक हमारी सरहद में घुस आते हैं, यह भी देखने को मिला है। क्यों आखिर ऐसा होता है? देखिए, पहले तो ये जो मामला बॉर्डर पे हो रहा है, ये बड़ा गंभीर मामला है, देश की समस्या है, पार्टी की समस्या नहीं। तो हर चर्चा में हम एक दूसरे पार्टी का वाद विवाद हो जाता है, वो मेरे विचार से देश के हक में नहीं है। कोई गंभीर बातें होनी चाहिए। दूसरा, चीन और पाकिस्तान में फर्क है। चीन के साथ भी हमारा सीमा का विवाद है। मैकमोहन लाइन 100 साल पहले खींची गई थी, चाइना ने आज तक नहीं मानी, लेकिन दोनों देश बड़ी समझदारी से उस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि ठीक है, इस मुद्दे को हम पीछे रखेंगे, बाकी हमारे जो रिश्ते हैं वो चलते रहेंगे। पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी यही सोच विचार मान के आगे चले, वो नहीं, वो गैर जिम्मेवार है। पाकिस्तान को मैं आज 3 नजरिए से देखता हूं कि पाकिस्तान है क्या। एक तो आवाम है, आम आदमी हमेशा अमन से रहना चाहता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो पाकिस्तानी, चाहे कोई भी हो। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान की वो सरकार जो पिछले साल इलेक्शन जीत के आई थी, वो आज सिर्फ नाम मात्र रह गई है। ठीक है। तीसरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सेना, सत्ता सारी उनके हाथ में है। लेकिन एक सवाल है, अगर पाकिस्तान ऐसा ही है, वहां पर इसी तरह के हालात हैं, तो हम कब तक सहते रहेंगे? क्या वाकई माकूल जवाब देने का वक्त आ गया है? इस पर तो बात होगी। एक और पक्ष भी है, जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार रैलियां कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवसेना की तरफ से भी उद्धव ठाकरे ने कहा, इसके बाद एमएनएस के नेताओं ने भी कुछ बयान दिए हैं, शरद पवार ने भी उस पर कुछ तंज कसे थे, बात उसकी भी होगी। और सवाल बड़ा है कि यह भी है, कहीं विरोधी पार्टियां नरेंद्र मोदी की रैली से घबरा तो नहीं रही हैं? महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी सरगर्मी तेज है और नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद इसकी कमान संभाली हुई है और लगातार ताबड़तोड़ रैलियां वो महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कुछ सवाल खड़े कर रही हैं। संबित पात्रा साहब, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, मैं आपको जो सामना शिवसेना का जो मुखपत्र है उसमें उद्धव ठाकरे ने जो लिखा है वो पढ़ के पहले सुना रहा हूं, उसके बाद मैं चाहूंगा इस पर आप जवाब दें। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाजपा के लिए मोदी एक शीर्ष नेतृत्व हैं, ऐसे में उनका गांव-गांव घूमना उनकी शान को शोभा नहीं देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी के अलावा कोई दूसरा सिक्का नहीं होने के कारण उसके सिक्के की खनक भाजपा वाले पूरे राज्य में सुनाते घूम रहे हैं। यही नहीं, सरकारी खर्च पर भी उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़ा किया है। प्रधानमंत्री पद के बारे में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के पद की शान रखी जानी चाहिए। पार्टी की प्रचार सभाओं में प्रधानमंत्री के आने पर सुरक्षा के साथ ही अन्य व्यवस्था का भी बड़ा तामझाम करना पड़ता है, उसका बोझ भी जनता की जेब पर पड़ता है। आपकी पुरानी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, उसकी तो सुन लीजिए। सबसे पहला बात है कि इसका उत्तर दूं उससे पहले मैं जरा अखिलेश जी के एक विषय का उत्तर दे दूं। सर फिर आप हटक जाएंगे। बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं तो पाकिस्तान जो है रिटेलिएट करते जा रहा है, तो क्या कांग्रेस चाहती है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के मुताबिक बनना चाहिए?
वो तो हमारे नहीं, चलिए ठीक है, बनेगी ना। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं सर, उस पर चर्चा हो चुकी है। अखिलेश जी कह रहे हैं, जी जी, आपने खुद बताया कि पाकिस्तान का, देखिए फिर यही होगा, आप लोग एक दूसरे से बात करने लगेंगे सर। 56 को जानना हो तो पाकिस्तान का देशवासी देखिए संबित पात्रा साहब, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री के तौर पर देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से घूम घूम कर रैलियों में अपना ध्यान देना चाहिए, वहां पर चुनावी भाषण देने चाहिए? जानना हो तो पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान को पढ़ो। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री अगर करप्शन को नहीं मिटाएंगे तो कौन मिटाएगा? प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध है। अरे इस देश के करप्शन को मिटाने के लिए शिवसेना का साथ आप लोग नहीं लेते ना? फिर ऐसा लगा कि आपकी प्राथमिकता बदल गई है महाराष्ट्र में, इसलिए आप लोग अलग हो गए कि कौन मुख्यमंत्री पद ले, कुर्सी पर कौन कब्जा करे, इसके लिए हिंदुस्तान में जा रहे हैं। जी मैं सुन नहीं पाया, आप बीच में नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं जो सवाल खड़े किए जा रहे उद्धव ठाकरे की तरफ से, और राज ठाकरे ने भी तो यहां तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री का दफ्तर बंद है क्योंकि पीएम को हरियाणा और महाराष्ट्र में प्रचार करना है। इस तरह का परसेप्शन बन रहा है। बिल्कुल नहीं, परसेप्शन ऐसा नहीं बन रहा है, वो डर के मारे ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा ना, हम कौन डर के कह रहे हैं? भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, ताकि चहुमुखी विकास हो सके। हम अर्थात भारतीय जनता पार्टी और सरकार कटिबद्ध है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, और भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस है। इसको जड़ से समाप्त कर देंगे, विकास चहुमुखी होगा, हिंदुस्तान की भलाई होगी। किसकी भलाई होगी? हमारी होगी। प्रताप सिंह जी, आप लोग कहीं डर के तो नहीं ये बातें कह रहे हैं कि क्यों आखिर मोदी चुनाव प्रचार में इस तरह से हिस्सा ले रहे हैं? देखिए ये तो डर के काबिल भी नहीं रह गए हैं। इनकी हालत तो वो हो गई है कि अब डर भी नहीं सकते हैं। कहाँ है राहुल गांधी? पाकिस्तान डर गया है। कुछ खबरी तो दे, कब राहुल गांधी महाराष्ट्र आ रहे हैं? मोदी जी, पाकिस्तान डर गया है, चीन डर गया है, अमेरिका डर गया है, शिवसेना डर गया है। ये बताइए, राहुल जी डरे हैं या नहीं डरे हैं? ये तो बता दीजिए। देश की जनता डर गई है, हर कोई डर गया है। तो भैया ये डरवाने के लिए आए हैं सत्ता में, ये काम कर रहे हैं। राहुल जी डरे हैं कि नहीं? कैसे क्या है? नहीं डरे, हर कोई तड़ी मार दे रहा है इनको। डरा ऐसा है कि रोज तड़ी मार दे रहा है इनको। आप कहते हैं कि डर गया है, एक को इधर से तड़ी मार दे रहा है। मैं चाहता हूं कि एक सार्थक बहस हो। आदमी डर गया, थर-थर कांप रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रामकृपाल सिंह जी को मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। देखिए, ये कभी अखिलेश जी, प्रशासनिक क्षमता कभी मोदी जी में नहीं रही है, प्रशासनिक क्षमता कभी मोदी जी में नहीं रही है। चलिए हम उस पर बाद में विश्लेषण करेंगे। आप जो कह रहे हैं दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। रामकृपाल सिंह जी, क्या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर और भी काम नहीं है नरेंद्र मोदी साहब के पास? जिस तरीके से आजकल चुनावी रैलियों में लगातार वो व्यस्त हैं, क्या वाकई सरकार का कामकाज से प्रभावित होता है, या विपक्ष का ये आरोप जो आपको लगता है कि अनर्गल है और वाकई ऐसा मोदी से घबराहट है? तो एक बताऊं कि चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, उसकी बातों पर बहुत तूल नहीं देना चाहिए। 19 तारीख को जो नतीजे आएंगे, सारा विषय सब्जेक्ट बदल जाएगा। सीधी सीधी बात है कि ये अभी लोकसभा में जितने गुब्बारे फूले थे बीजेपी के, उपचुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में तमाम गुब्बारे फूट चुके हैं। सारे नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन कुछ न कुछ फूटा है। मोदी जी को ये रियलाइज हो गया कि एक चेहरा बहुत जरूरी है वोट पाने के लिए। आदित्यनाथ या इनसे, योगी आदित्यनाथ, इनसे अब काम नहीं चलने वाला है। और उनके सामने यह समस्या थी कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा, इन दोनों राज्यों में अगर स्थिति अच्छी नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि जैसा प्रचार हुआ था उपचुनाव तक में कहा जाने लगा कि मोदी जी हवा खत्म हो गई, खत्म हो गई। मोदी जी को यह पता है कि जनता को, वोटरों को सम्मोहित करने की क्षमता बीजेपी में अगर किसी के पास है तो उनके पास है, और इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी उनके पास है। तो इस समय देखिए, सबसे बड़ा जो चुनौती बीजेपी के सामने वो ये है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनी सरकारें बनाए। और वो मैं मोदी जी को नहीं कहता हूं, चुनौती की वजह से कोई भी सरकार होती तो निश्चित तौर पर वो उसका बड़ा स्टेप होता। और आज एक और बयान आया है सर, उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी साहब को औरंगजेब का सेनापति बता दिया, अफजल खान बता दिया, इसके बावजूद संबित पात्रा साहब, अगर आप लोग बिल्कुल खामोश हैं, आपके प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं मैं शिवसेना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, और आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग अफजल के सेना के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अफजल खान के सेना के लोग हैं, क्यों आखिर ये खामोशी? कोई मजबूरी तो नहीं है? कहीं आप लोग ये तो नहीं देख रहे हैं पोस्ट पोल अलायंस की तरफ कि रिश्ते इतने खराब ना हो जाएं, बाद में साथी की जरूरत पड़ सकती है? देखिए,
अखिलेश जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की 2 पंक्ति कह देता हूं, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। बहुत बड़ा संघर्ष है, जहां हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है, उसमें कोई हमें उकसाते रहेगा और हम उछलते रहेंगे। तो ये क्या कैसे कह रहे हैं आप? ये पंक्तियां किसको डेडिकेट की आपने समित पात्रा साहब? नहीं, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जीवन का फलसफा दे रहा हूं। जीवन का फलसफा है कि आप अगर बड़ा काम करना चाहते हैं तो छोटे छोटे उकसाने की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम नहीं ध्यान देंगे। अखिलेश जी को जवाब देना चाह रहे हैं आपको, अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेष जी क्यों जवाब देना चाहते हैं? उनकी साथी एनसीपी उनके साथ फिर से निकाह कर रही है क्या? सरकार कितनी तक की पीड़ा शुरू हो जाती है। वो होता ना कि जहाँ चोट हो वहाँ दबाओ तो दुखती रग पे दर्द होने लगता है। आप 44 हो गए, आपको पीड़ा नहीं हुई, हमको पीड़ा क्यों होगी? तो ये अब है क्या? देखिए 5 महीने करीब होने जा रहे हैं। इस सरकार महंगाई पे बोल नहीं सकती। क्या जवाब है जनता के पास? आलू प्याज सबके दाम वही रिकॉर्डर शुरू कर दिया। टेप रिकॉर्डर एक ही रखा हुआ है। 2 कदम आगे बढ़े नहीं है। तो जो मुद्दे थे उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए न्यूज में बने रहना है। तो कुछ करते रहेंगे तो प्रधानमंत्री हैं, कहीं जाएंगे तो कवर होगा ही। तो बेसिक चीज यही है कि हम प्रचार भी कर ले रहे हैं और अपने न्यूज में भी बने रहना, जो प्रॉब्लम से उससे जनता का ध्यान भटकाने में भी मेरा एक सवाल है। सफल हो गए। जी, ये लंबा नहीं चलेगा, ये लंबा नहीं चलेगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, एक मिनट अखिलेश जी, आपसे मेरा सवाल है। कोई ऐसे निर्णय नहीं लिए। जी, एक सवाल सुन लीजिए सर। राहुल जी, महाराष्ट्र में जो आपकी के पार्टी के नेता पृथ्वीराज चौहान साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ खास बातचीत में यह कहा है कि बीजेपी और एनसीपी में डील हो गई है। इतनी ज्यादा डील की चिंता आप लोगों को क्यों हो रही है? किसी तरह कोई घबराहट तो नहीं है? नहीं, घबराहट नहीं है। जो फैक्ट है वो बताया जाता है। वो तो जिस दिन ये हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले बीजेपी की, उसके बाद एनसीपी की हुई, और दोनों हम लोग को पता था। और कुछ लोगों को मैंने उस आप ही किया किसी और चैनल पर था, मैंने बताया भी था ये अभी होने जा रहा है और हुआ भी। बार बार पूछा भी गया मुझसे कि आप क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा देख लीजिए। तो वो तो फैक्ट है, उसमें क्या है, वो तो दिख रहा है। संबित पात्रा जी, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों लोग मिले हुए हैं। कोई डील है क्या संबित पात्रा जी? ये कॉमेडी नाइट्स है। ये कॉमेडी, आप इनको पूछिएगा कि शिवसेना के साथ मिलकर बाद में सरकार बनाएंगे। हाँ, ये तो यही होने वाला है। हमें तो पता है कि शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। ऐसा एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। हाँ, ये भी पता है। ये एनसीपी के साथ ही सब कुछ इनको पता है। मगर इनके जो ब्रह्मज्ञानी राहुल जी है वो कहाँ है, ये तो पूछ लीजिए। लेकिन सर ये बताइए, वो क्यों नहीं अभी तक मैदान में उतरे हैं? संबित पात्रा जी, देखिए आप ले जा रहे हैं बहस को। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, राहुल जी के जरूरत ही क्या थी इस बात की? राहुल जी के देखिए, अखिलेश जी पद, प्रधानमंत्री का पद हो या जो भी पद हो, वो निश्चित रूप से बड़ा होता है। लेकिन बैठने वाला व्यक्ति बड़ा है कि नहीं, ये एक दूसरा मुद्दा होता है। नहीं, वो आप क्या कहना चाहते हैं? देश देख रहा है कि पदों पे, पद तो बड़े हैं, लेकिन पद पे जो बैठे हैं वो कितने कद के हैं। लेकिन सर जनता ने बिठाया है उन्हें ना वहाँ पे। ये तो आप स्वीकार करेंगे। उनके भाव क्या है? राहुल गांधी, कहीं राहुल गांधी या सोनिया गांधी के पसंद में बीजेपी का कोई नेता नहीं आ सकता है चुनाव से। ये हम पूछना चाहते हैं, कहीं नहीं आ सकता है। आप सोच देखिए, आप सोच देखिए राहुल गांधी इनके नेताओं कर रहे हैं। क्या आप उनके चुनाव प्रचार से डर रहे हैं? का जिक्र कर रहे थे। पाकिस्तान क्यों गुस्ताखी करता है? क्योंकि वो जानता है बीजेपी की सरकार है। एक बीजेपी की सरकार अटल जी के जमाने में थी। वो जब अमृतसर में जहाज लैंड किया, कमांडो ऑपरेशन के रामकृपाल सिंह, ये जो एक बयान आया है जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया, अफजल खान से तुलना कर दी नरेंद्र मोदी की, उसके बावजूद अगर बीजेपी खामोश है तो क्यों? देखिए स्ट्रेटजी है। बीजेपी बड़ी पार्टी और बीजेपी जान रही है कि अगर कहीं न कहीं कुछ भी जो कमी रह जाएगी तो शिवसेना नेचुरल एलाई है उसका, और शिवसेना के हमले से कोई बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। ये मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मोदी जी बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं और अपनी जगह वो चल रहे हैं। जनता की सहानुभूति मिल जाएगी। उन्होंने कह दिया कि साहब मैं ठाकरे जी को बहुत सम्मान देता हूं, इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा। आप हमेशा जान लीजिए, सुन लेने और सह लेने वाले के प्रति जनता की हमदर्दी ज्यादा होती है बनस्पत इसके
जो हमलावर होता है। रामकृपाल, ये भी मोदी का फायदा है। जी जी, एक चीज और है, आपको नहीं लगता कि शिवसेना का भी दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है? एक तरफ तो आप अफजल खान से तुलना कर दे रहे हैं मोदी साहब की, दूसरी तरफ उसी अफजल खान आपके शिवसेना के मुताबिक उन्हीं के मंत्रिमंडल में अभी भी आपका एक नेता आनंद गीते साहब मंत्री बने हुए हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये आप सोचिए कि शिवसेना की बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी बड़ी लोकसभा में जीत के बाद अगर शिवसेना अपने स्टेट में भी मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाती है तो अब कब बनेगी? और अगर लोकसभा और विधानसभा दोनों बीजेपी ले गई तो शिवसेना जो एक क्षेत्रीय दल है, सत्ता में आने के बजाय वो सिवाय बीजेपी की बैसाखी या बीजेपी की डोली की कहार होने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो शिवसेना के अस्तित्व की लड़ाई थी। ये स्वाभाविक था शिवसेना को कि भाई आप दिल्ली संभालो और स्टेट मेरे लिए छोड़ दो। ठीक है, तो जो बीजेपी ने नहीं किया तो उसमें उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है। चलिए ठीक है, एक बड़ी तस्वीर क्या है राज कादियान साहब, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अगर हम इसी तरह के मसलों में उलझे हुए हैं, आपस में एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, तो हम क्या संदेश देंगे पड़ोसी को? नहीं, ये पड़ोसी भी समझता है, ये तो डेमोक्रेसी है, तो प्रजातंत्र की मजबूरियां हैं। ये मैंने बोला था, वही 3 भाषाएं बोली जाती हैं, इससे पड़ोसी में कोई असर नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान को अपनी इतनी समस्याएं, वो हमारी समस्याओं के ऊपर क्या ध्यान देगा? मुद्दा अभी ये है कि इस सीज फायर को आगे कैसे रोका जाए। सेनाएं नियंत्रण रखे हुए हैं सीज फायर लाइन पर, वो रखे हुए रहेंगी। जो जवाब उधर से आता है, हम सिर्फ रिटेलिएट करते हैं, हमने आज तक पहल नहीं की है। रिटेलिएट भी इस तरह उन्हीं हथियारों से करते हैं जो पाकिस्तान फायर करता है। अगर ये हरकत और उन्होंने 5-7 दिन चलाई, अगर हमारे मासूम लोग मरते रहे, तो शायद हमको सीज फायर की जो वायलेशन उसको एस्केलेट करना चाहिए। 2003 में जब पाकिस्तान ने सीज फायर मानी थी, खुद उनकी रिक्वेस्ट पे आई थी, वो इसलिए क्योंकि आर्टिलरी की फायरिंग होती थी जिसमें पाकिस्तान की कमजोरी है, उनके पास एम्यूनिशन की कमी है, तो हमें वो करना चाहिए। वो तो मिलिट्री टैक्टिक्स है। लेकिन जो माकूल जवाब आप करते हैं, अगर इसकी बात लोग समझते हैं कि हमें लड़ाई करनी चाहिए, मैं उसके हक में वो कोई विकल्प नहीं। डॉक्टर संबित पात्रा, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी पर आप तंज कस रहे थे कि देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी कहां, ये पूछ रहे थे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, देश ये भी जानना चाहता है कि पाकिस्तान के मसले पर नरेंद्र मोदी कब जुबान खोलेंगे? हमने अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, वॉक द टॉक, जो हमने कहा था हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान ठीक है, सा भी आंख उठा, दूसरा सवाल, काम कर रहे हैं तो काम दिखेगा कब? अच्छे तरीके से रिटेलिएट करेंगे। हकीकत में धरातल पर कब उतारेंगे उस काम को, जब देश की जनता ये देख पाएगी कि हाँ, पाकिस्तान वाकई कांप रहा है हिंदुस्तान से? नहीं, धरातल पे उतर चुका है, तभी तो आज पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हम रिटेलिएट मत करिए, हमें ईद मनाने दीजिए, इस तरह से मत करिए। रिटेलिएशन हुआ तभी तो ये कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये आपकी परिभाषा हो सकती है, लेकिन फिलहाल देश की जनता को ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।